का कोई भी सामान बनारस में नहीं पैदा होता और दुनिया का सबसे बेशकीमती पान बनारस में लगाया जाता है। तो बनारस पान लगाने की कला का केंद्र है, बनारस कविता करने की कला का भी केंद्र है और प्रसाद उसके अद्वितीय वास्तुकार हैं। सर जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी नाम की महान रचना, आधुनिकता का महाकाव्य लिखा है हिंदी में, और उसमें भाषा का जो परिष्कार है वो आज तक कवियों के लिए स्वप्न है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है हमारे केंद्रीय महत्व के कवि और आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार नाम की पुस्तक लिखी 10 वर्षों की तैयारी और अध्यवसाय अनुशीलन के बाद। कामायनी के साथ 10 वर्षों तक निरंतर युद्ध लड़ने के बाद मुक्तिबोध ने अपना आलोचनात्मक प्रबंध हिंदी साहित्य संसार के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम था कामायनी एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध की बहुत गहरी सैद्धांतिक असहमतियां हैं प्रसाद जी की काव्य वस्तु के साथ, लेकिन इस बात में कोई संशय स्वयं मुक्तिबोध को भी नहीं है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं, बहुत ज्यादा बड़े कवि। वैसा कवि बनारस में पैदा हुआ। सर मैं कभी कभी कल्पना करता हूं और आपको भी उस काल्पनिक यात्रा पर अपने साथ लिए चलना चाहता हूं, इस वीडियो शूट से जुड़े हुए सभी लोगों को। सराय गोवर्धन की तंग गली से निकलिए और बेनियाबाग की तरफ बढ़िए और बेनियाबाग दशाश्वमेध थाने से होते हुए चौक वाली सड़क पर आ जाइए, फिर वहां से चौक थाने तक आइए। चौक थाने के पीछे सुन्नी साहू वाली दुकान है। आखिर प्रसाद जी घर से दुकान और दुकान से घर जब करते होंगे, सराय गोवर्धन से नारियल बाजार और नारियल बाजार से सराय गोवर्धन, तो इसी रास्ते से करते होंगे। तो वो सड़क जो है वो हेरिटेज पाथ है। अब ये कौन किसको बताए, बनारस के जिलाधिकारी को कैसे कन्विंस किया जाए कि साहब ये वही पत्थर की सड़क है जिस पर कभी जयशंकर प्रसाद चले थे, जिस पर कभी आगा हर्ष कश्मीरी चले थे, जिस पर कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसाद से मिलने के लिए आते हुए चले थे, रामचंद्र शुक्ल इस सड़क में चले हैं। इसको इस तरह से विकसित कीजिए। हमारे यहाँ एक विध्वंस को विकास का मूल बना दिया गया है कि जब तक सब कुछ तोड़ के जमींदोज न कर दिया जाए तब तक कोई विकास नहीं हुआ मानिए। तो पहले 4 मोहल्ले गिरा देंगे, फिर कॉरिडोर बना देंगे, फिर पहले 10 जगहों को अंधेरा कर देंगे, फिर फसाड लाइटिंग करा देंगे वहां पे। ऐसे सर प्रसाद नहीं समझेंगे। प्रसाद बहुत बारीक चीज है। प्रसाद की उपस्थिति बहुत बारीक और बहुत सूक्ष्म फेनोमेनन है। उसको संभालने के लिए वैसा ही दिमाग चाहिए होगा। एक वो अंग्रेजी का मुहावरा है सर कि फरिश्ते जहां पांव रखते हिचकिचाते हैं, फरिश्ते जहां पांव रखते हिचकिचाते हैं, मूर्ख वहां सर पर दौड़ लगाते हैं। तो पांव रखने में भी जहां संकोच होना चाहिए, ये वो जमीन है, वहां पे सर पर दौड़ लगाने की कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है और हर आदमी जो है विकास ही कर डालना चाहता है हर चीज का। तो मैं कहता हूं कि प्रसाद का विकास कैसे होगा? सर प्रसाद की किसी भी कृति का, कामायनी सहित उनके सभी नाटकों का, उनकी कहानियों का कोई क्रिटिकल एडिशन अभी तक नहीं तैयार हुआ है। भारती भंडार वाला जो संस्करण है कामायनी का वो कुछ कहता है, जो संस्करण हस्तलिखित वाला छपा है वो कुछ और कहता है। आंसू नाम की जो कृति है सर, प्रसाद की महान कविता आंसू, उसकी 2 पहली पंक्तियां हैं, आप जानते ही हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। इन 2 पंक्तियों के बारे में मुझसे एक बहुत विद्वान मित्र ने ये कहा है, ये प्रसाद जी की पंक्तियां नहीं है। जब आंसू नाम का प्रबंध काव्य उन्होंने पढ़ने के लिए मैथिली शरण गुप्त को भेजा, तो पूरा पढ़ चुकने के बाद गुप्त जी ने ये 2 पंक्तियां ऊपर लिख दी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। अब ये मैथिली शरण गुप्त वाली पंक्ति प्रसाद के नाम से कैसे चल गई? क्या ये किस्सा है, अफवाह है, या इसमें कोई सच्चाई है? इसका मतलब प्रसाद तो 1937 से अभी तक आप देख लीजिए, यानी 85 साल
85 साल में ही जब इतना भ्रम पैदा है हमारे यहाँ कि हम क्रिटिकल एडिशन तक नहीं तैयार कर पाए हैं अपने बड़े कवियों, गद्यकारों, नाटककारों, कहानीकारों, आलोचकों का, तो आप सोचिए कि भक्ति काल की कविता के बारे में कि कौन सा पद कबीर का है, कौन सा रैदास का है, कौन सा तुलसी का है, कौन सा नाभादास का है, इसको लेकर के तो संशय रहेंगे। तो पूरी बौद्धिक परियोजना जो है वो, और ये सर एक बात और है कि कोई सरकार नहीं कर पाएगी, ये तो एक जागरूक और सचेत नागरिकता के कर्तव्य है, नागरिकता ही आगे आके करेगी। आखिर नागरिक चाणी सभा कोई सरकारी संस्था तो नहीं थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये सब तो गैर सरकारी चीजें थी जिनको भारत के नागरिकों ने संभव किया था अपने पराक्रम से, अपनी दूरदर्शिता से। तो ऐसी हालत में ये जितनी हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है, और सच बात है कि संस्थाओं की ही जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो केवल साधन मुहैया करा सकती है, और जहां कहीं भी सरकार का साधन पहुंचता है वहां भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो हमारे बिल्कुल में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अपने समय में मैं नागरिक चाणी सभा की खोज रिपोर्टें पढ़ रहा था। नागरिक चाणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, तो मैंने 1893 से 1903 यानी 10 बरस की रिपोर्टें पढ़ी, एनुअल रिपोर्ट्स। सभा के चंदादाता पूरे देश, और उस समय जब न मोबाइल था न संचार के साधन इस तरह उपलब्ध थे, पूरी दुनिया में फैले हुए थे। छोटी सी रियासत है बीकानेर, राजस्थान की झुंझुनू का राजा जो है नागरिक चाणी सभा के निर्माण के लिए धन दे रहा है, एक छोटी सी पुस्तक माला शुरू कर रहा है, एक छोटा सा पुरस्कार अपने किसी पूर्वज के नाम पे दे रहा है, संस्कृत काव्य ग्रंथों की टीका लिखने वाले विद्वान के नाम पर। ऐसी उदारता, ऐसी सार्वजनिकता और ऐसे हित चिंतन से बड़ा काम होता है।